गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिसके अंदर अपन ने इसके अंदर आने वाले ब्लड वृक्क की जो धमनी है उसके द्वारा उसकी सहायता से आने वाले ब्लड को छान लिया जाता है। किसके द्वारा से? जो ये ग्लोमेरुलस और ये जो बोमन कैप्सूल है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, यहाँ चारों ओर इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है, इसके द्वारा इसको छान लिया जाता है। फिर ये जैसे जैसे आगे जाता है पीसीटी में समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाता है, वहाँ इसमें मतलब सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। सबसे ज़्यादा जल का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। और सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है आंत्र में। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जल का पुनः अवशोषण पीसीटी में और सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण आंत्र में, है ना। तो यहाँ से आते हुआ ये आगे बढ़ता हुआ हेलने के रूप में आता है। हेलने के रूप में दो दिशाएं पाई जाती है, एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। इनसे होता हुआ इनके अंदर माइक्रोविलाइस उपस्थित होती है। माइक्रोविलाइस मतलब सूक्ष्म कायस उपस्थित होती है और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे यहाँ जल का अवशोषण होता है। कुछ प्राणी हो जैसे डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तानी प्राणी होते हैं, रेगिस्तानी जीव होते हैं, उनमें जो हिलने का लूप है वो बड़ा रहता है। वहाँ के बड़ा होने की वजह से इनमें ना जल का अवशोषण अधिक होता है, तो इनमें जल की मात्रा, जिससे इनके जल की हमी, जो जल की कमी है इनमें, वो बहुत कम होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे चलते हैं तो डीसीटी भाग आता है। डीसीटी भाग से संग्राहक नलिका। अब अपने इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेफ्रॉन दो मुख्य संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली संरचना होती है कणिकीय भाग और दूसरी होती है नलिकीय भाग। कणिकीय भाग है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमन कैप्सूल। और जो नलिकीय भाग होता है वो होती है पीसीटी, हेलने का लूप और डीसीटी। ठीक है, तो यह पांचों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नेफ्रॉन की संरचना का निर्माण करते हैं। तो अपन इसमें से पहला पार्ट पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वृक्क की धमनी किडनी में प्रवेश करके कई छोटी छोटी ब्रांचेज में बट जाती है, जिससे तथा ये शाखाएं आगे चलकर अत्यधिक पतली नलिकाओं के जाल के रूप में चारों ओर से बोमन कैप्सूल में गिरी रहती है। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? ग्लोमेरुलस क्या है? ये जो वृक्क की धमनी है ना, इसमें जो किडनी के प्रवेश करने की जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जो अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है, वो आगे जाकर एक जाल का निर्माण करती है। मतलब ग्लोमेरुलस जैसे यहाँ ये एक जाल का निर्माण कर रखा है ना, उसी का बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो आगे जाकर किस में खुलती है? बोमन कैप्सूल में। तो सेकंड पार्ट कौन सा है? बोमन कैप्सूल। यह नेफ्रॉन का फूला हुआ प्यालेनुमा भाग होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का प्यालेनुमा भाग होता है। इसकी जो संरचना है, जो बाहर की परत होती है वो होती है पेराइटल परत। ठीक है, और जो आंतरिक परत होती है वो होती है विसरल परत। ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है? सरल सेल की उपकला सेल्स। मतलब यह दोनों परत किससे बनी होती है? सरल सेल की उपकला सेल से बनी होती है। पेराइटल परत और विसरल परत किसकी बनी होती है? सरल सेल की उपकला सेल्स की बनी होती है। इसके अंदर पाई जाती है पोडोसाइट सेल्स। किसमें? पोडोसाइट सेल्स बोमन कैप्सूल्स में पाई जाती है। क्या? पोडोसाइट सेल। ठीक है, ग्लोमेरुलस भाग या बोमन कैप्सूल, ये दोनों एक जगह पाई जाती है। तो यहाँ क्या पाई जाती है? पोडोसाइट सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोडोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल पार्ट में क्या पाई जाती है? पोडोसाइट सेल्स। बोमन कैप्सूल की बाहरी परत पेराइटल परत, जबकि आंतरिक परत विसरल परत कहलाती है। इन दोनों का निर्माण सरल सेल की उपकला सेल्स से होता है। विसरल परत में पोडोसाइट नामक सेल्स पाई जाती है, जिनमें अमीबा के कूटपाद पेसुडोपोडिया के समान उभार पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट्स तथा विसरल परत मिलकर ग्लोमेरुलर झिल्ली का निर्माण करते हैं। इसी झिल्ली से होकर परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। मतलब क्वेश्चन आता है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? तो उसका आंसर होता है ग्लोमेरुलस और पोडोसाइट्स द्वारा जो विसरल परत है इनसे मिलकर जो एक झिल्ली बनती है। तो कौन ये झिल्ली किससे बनती है? ग्लोमेरुलर झिल्ली बनती है। ये झिल्ली मतलब ऐसे पूछ सकते हैं, ग्लोमेरुलर झिल्ली का निर्माण में कौन कौन सहायक है? तो ग्लोमेरुलस और पोडोसाइट्स और विसरल परत, इन तीनों से मिलकर झिल्ली का निर्माण होता है। इस मेम्ब्रेन से होकर परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। परानिस्यंदन मतलब छलने की क्रिया। नंबर तीसरा है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका।
बोमन कैप्सूल से जुड़ा प्रारंभिक नलिकीय भाग जिसका निर्माण घनाकार उपकला सेल्स से होता है। इस सेल्स की सरफेस पर कई स्मॉल छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो ब्रश बॉर्डर के रूप में पाए जाते हैं। इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसी कारण पीसीटी में पुनः अवशोषण की प्रक्रिया लगभग 65% पूर्ण हो जाती है। मतलब जल की पुनः अवशोषण की क्रिया है, जो खनिज पदार्थ हैं इनकी जो अवशोषण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? पीसीटी भाग में होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। लगभग कितने? 65%। हेलने का लूप, इसमें अवरोही तथा आरोही भुजा प्रेजेंट होती है। इनमें अवरोही भुजा डिसेंडिंग लिम्ब चपटी उपकला सेल्स में पाई जाती है, जिसमें माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जो हेलने का लूप है उसके अंदर जो अवरोही भुजा है उसमें माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कम संख्या में पाए जाते हैं। आरोही भुजा असेंडिंग लिम्ब में घनाकार उपकला सेल्स पाई जाती है, जिनमें माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही पर्याप्त संख्या में पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर सूक्ष्मांकुर तथा ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नोट है, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें LOH की लंबाई अधिक होती है, लूप ऑफ हेनले की लंबाई अधिक होती है। पीसीटी के जो पीसीटी भाग है, पीसीटी में जल का सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। मतलब पीसीटी में जल का सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण तो होता है छोटी आंत में, और जो जल का पुनः अवशोषण होता है वो होता है पीसीटी भाग में। ठीक है, ये हेलने का लूप है। इसमें जो आने वाली भुजा है वो अवरोही भुजा, और जो जाने वाली भुजा है वो है आरोही भुजा। जो नेफ्रॉन की जो डायग्राम है ना, अच्छी सी स्ट्रक्चर वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे तब बना लेंगे। तो इसके अंदर जो आरोही अवरोही भुजा है उनमें पाई जाती है माइक्रोविलाइस, ऐसी संरचना पाई जाती है माइक्रोविलाइस की। ठीक है, जो यहाँ छानने का जो अवशोषण का कार्य करती है, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी का निर्माण करते हैं, जो एटीपी प्रदान करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पांचवा भाग है दूरस्थ कुंडलित भाग, डीसीटी है ना, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब। हेलने के लूप की आरोही भुजा, जो हेलने के लूप की जो लास्ट वाली भुजा थी आरोही भुजा, वो डीसीटी से जुड़ती है। डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित भाग से जुड़ती है, तथा इसकी कोशिका भी सरल घनाकार उपकला सेल्स से बनी होती है। किसकी कोशिका? डीसीटी की जो कोशिका है वो भी किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला सेल से बनी होती है, और इनमें भी सूक्ष्मांकुर और माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर 6 कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट वाला पार्ट। कलेक्टिंग डक्ट, किडनी में 10 से 20 हज़ार कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। इनमें नेफ्रॉन ओपन होते हैं, मतलब जो नेफ्रॉन है वो कहाँ के खुलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। एक पिरामिड की टोटल कलेक्टिंग डक्ट निचले भाग से जुड़कर डक्ट ऑफ बेनेली का फॉर्मेशन करती है। डक्ट ऑफ बेनेली क्या है? क्वेश्चन आता है डक्ट ऑफ बेनेली क्या है, तो इसका उत्तर होता है पिरामिड की निचले भाग से जुड़कर बनी हुई एक संरचना, वो क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ बेनेली कहलाती है। इसका जो यूरिन का जो प्रवाह का जो मार्ग है, जो पाथ है, वो है, देखो कनेक्टिंग डक्ट तक तो हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? यूरिथ्र, यूरिथ्र से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। अब जो एक छोटा सा टॉपिक होता है इसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण। तो ये है ना 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली संरचना होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, दूसरी होती है मेकुला डेंसा, और तीसरी होती है लेसिस सेल्स। जो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है इनके द्वारा होता है रेनिन का स्त्रावण। किसका? रेनिन का स्त्रावण किया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? ये अब वही जो तंत्रिका जो अफ्रेंटल जो धमनी है, इसके द्वारा जो अफ्रेंटल जो रक्त वेसल्स आ रही है इनकी दीवारों में पाया जाता है, और मेकुला डेंसा इनके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये लेसिस सेल जो मेकुला डेंसा है इसके नीचे पाई जाती है। ये जो रेनिन है ना, ये एंजियोटेंसिनोजन को किस में चेंज करता है? एंजियोटेंसिन में। और जो एड्रिनल है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स, इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कौन? रेनिन। और जो ये दोनों पार्ट, इन दोनों के कार्य ना वो अलग अलग है।
जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अफ्रेंटल व इफ्रेंटल ब्लड्स नलिकाओं की दीवारों में उपस्थित होती है। कणिकाओं द्वारा रेनिन का स्त्रावण होता है। जो कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं, इनमें कणिका कोशिकाएं है ना, उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, किसका स्त्रावण होता है, रेनिन का स्त्रावण किया जाता है। नंबर 2 है मैकुला डेंसा सेल्स। यह डीसीटी की सघन स्तंभाकार कोशिका है जो रसायन संवेदी के रूप में काम करती है। तीसरा है लेसिस सेल पोल्केशन सेल्स। नेफ्रॉन में रक्त प्रवाह कम होने पर इस उपकरण में रक्त प्रवाह को मापने की क्षमता होती है। ये कंप्लीट हो गई अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब जैसे इसके अंदर नेफ्रॉन दो प्रकार का होता है। एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो प्रकार के होते हैं और जिसके अंदर एक नेफ्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, एक नेफ्रॉन कम विकसित होता है और एक से ज़्यादा जल का अवशोषण किया जाता है, एक से कम जल का अवशोषण किया जाता है। और फिर इसके आगे होता है यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर यूरिन से होने वाली डिजीज़, जो किडनी में होने वाली डिजीज़। फिर अपना टॉपिक कंप्लीट। जो भी यूरिन का फॉर्मेशन है और उनकी जो होने वाली डिजीज़ है वो अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।